Assalamu alaikum students, welcome to the fourth lecture of analytic number theory. So let's just review the lecture number 3. Lecture number 3 के अंदर हमने 3 important topics किए थे. First यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फिर उसकी एक्सटेंशन थी यानी कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और फिर हमने लास्ट के अंदर डिफरेंटाइन इक्वेशंस की थी और समझा था कि डिफरेंटाइन इक्वेशंस जब हम नाम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है. सो एक मिनट के लिए ब्रीफली अगर हम इसको करें तो ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था. सपोज आपके पास दो नंबर्स गिवन है a एंड b एंड यू वांट टू फाइंड द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स a b, से उसका नाम d रख लेते हैं. सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या करता था कि आपको वो d निकालने का तरीका बताता था, क्योंकि d को निकालने का तरीका जो है वो अगर हम डेफिनेशन के साथ चलें तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. पहले मुझे इस a और b के सारे डिवाइसेस निकालने पड़ेंगे, फिर उनके कॉमन डिवाइसेस निकालने पड़ेंगे, और फिर उस सेट के अंदर से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो ये d होगा. जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर a और b बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे तो इन कैलकुलेशंस को करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा. तो हमें एक ऐसा एल्गोरिथम चाहिए था जिससे हम रैपिडली और फास्टली दो नंबर्स का जीसीडी निकाल सकें. तो हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया था जिसको हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहा था. देन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था. सो हमने एक रिजल्ट किया था शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि इफ d इज द जीसीडी ऑफ a एंड b, then d is smallest positive linear combination. यानी कि d बराबर होगा a इंटू एस प्लस b इंटू टी फॉर सम s एंड t बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम ने आपको ये d निकालना सिखा दिया. डायरेक्टली a और b उसके अंदर इनपुट देंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी. अब ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या करेगा, ये आपको ये s और t भी निकाल के देगा सच दैट कि आप उस d को जो कि आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम की तरह से निकाला था उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दे a के और b के. सो आपके पास ये s और t यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की वजह से आ जाएंगे. देन हमने डिस्कस किया डिफरेंटाइन इक्वेशंस को. तो डिफरेंट इक्वेशंस का मतलब यह था कि an equation which seeks its solutions from the set of integers. जब भी मैं इक्वेशन लिख के उसके सॉल्यूशंस को इंटीजर्स पे से ढूंढने की कोशिश करूंगा या समटाइम्स रैशनल नंबर्स के अंदर से, तो मैं इन इक्वेशंस को डिफरेंटाइन इक्वेशंस कहूंगा. आज देखते हैं कि हम डिफरेंटाइन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, कि कब हम डिसाइड कर सकते हैं कि डिफरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता, और अगर करता है तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, और कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. अगर एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया तो बाकी सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे. सो एक एग्जांपल लेते हैं जो कि जिस पे हमने लास्ट टाइम शायद खत्म किया था. 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. सो मैं इसके सॉल्यूशंस देखना चाहता हूं फ्रॉम दिस सेट, फ्रॉम द इंटीजर्स. यानी कि मेरे पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए x की और y की सच दैट कि मैं इसके अंदर पुट करूं और आंसर 10 आ जाए. तो उसके लिए हमने जो रिजल्ट पहले आपको इंट्यूटिवली बताया था जिसका हम प्रूफ करेंगे, वो रिजल्ट ये था कि अगर आप इन दो नंबर्स का इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो इधर आपके पास अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है. अगर a और b का जीसीडी डिवाइड कर दे c को तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. हमारे पास a और b 5 और 7 है. 5 और 7 दो कंसेक्टिव आपके पास ऑड नंबर्स हैं. इन जीसीडी इनका 1 होगा. 1 डिवाइड करता है 10 को. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दिस मीन्स कि मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका सोल्यूशन यकीनन पड़ा होगा. मैं
इसको इससे भी ज़्यादा सिंपल इक्वेशन एक कंसिडर करके उसकी एग्जांपल ले लेते हैं और जिसका अपरेंट ये हमें सोल्यूशन नज़र भी आ रहा है। मिसाल के तौर पे 3x + 7y = 10। अगेन मेरे पास कंडीशन वही है कि 3 और 7 का जो भी GCD होगा वो 10 को डिवाइड करना चाहिए। सो GCD ऑफ 7 and 3 is 1 and 1 divides 10. So this means that this equation must have a solution in the set of integers. So I can apparently see that the solution is very simple, x is equal to 1 and y is equal to 1. So अगर आप ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो ये सेटिस्फाई करेगा। 3 into 1 plus 7 into 1 is equal to 10. So this means x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of this equation, इस डायफेंटाइन इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारे पास आया कैसे है और हम इससे और क्या क्या नतीजे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो रिजल्ट को देखते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन है, द इक्वेशन ax + by = c हैज अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, यानी कि हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन है और हम उसका इंटीजर्स में सॉल्यूशन देख रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ, सो दिस इज बाय कंडीशनल, D divides C, where D is the GCD of A, B. So ये आपके पास जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, A is given, B is given. First you will calculate the GCD of these two numbers, and then you will see this condition that the GCD divides C or not, which is the right hand side constant in this equation. If it divides, then it must have a solution. It is a biconditional. And if x steric and y steric is any particular solution of the equation, then all solutions are given by these two equations. इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक सोल्यूशन किसी तरीके से निकाल लिया, उस सोल्यूशन का आपने नाम रख लिया x स्टैरिक और y स्टैरिक। तो सोल्यूशन से हमेशा मुराद ये होगा कि वो नंबर्स होंगे जो कि इन इनडिटर्मिनेट्स की जगह आएंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दिस मीन्स कि x स्टैरिक और y स्टैरिक एक पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी कि पर्टिकुलर नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आपने ये दो निकाल लिए हैं तो कहते हैं कि इसके बाकी सारे सोल्यूशन इस तरह के होंगे। बी आपके पास गिवन है, यानी कि इक्वेशन गिवन है, तो अगर इक्वेशन गिवन है तो ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, फिर उसके बाद एक्स स्टैरिक और वाई स्टैरिक भी गिवन है। तो इस पूरी राइट हैंड साइड के अंदर जो भी आपके पास लिखी हुई है, इसके अंदर अननोन क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ टी है। एक्स स्टैरिक भी एक सोल्यूशन है, बी भी गिवन है, डी भी गिवन है, वाई स्टैरिक भी एक नंबर है, बी भी गिवन है, डी भी गिवन है। तो इन दो आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है इनमें जो अननोन क्वांटिटी है दैट इज ओनली टी। और टी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि वेयर टी इज एनी इंटीजर। दिस मीन्स कि अगर आपने ये दो चीजें निकाल ली हुई हैं सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर तो टी की जो सी मर्जी वैल्यू रखी जाएंगी इंटीजर्स में से, जो नए एक्स और वाई बनते जाएंगे वो भी सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो दिस मीन्स कि अगर हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लें तो दिस इज अ वेरी पावरफुल रिजल्ट। अगर आपके पास एक सोल्यूशन आ गया तो ये इक्वेशन बना लें, टी की वैल्यूज को इसके अंदर से इंटीजर्स के अंदर से चूज करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाएं और फॉर एवरी डिफरेंट टी यू विल हैव अ सॉल्यूशन। सो दिस मीन्स कि आपके पास ये एक एल्गोरिथम बता रहा है टू फाइंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिर्फ एक सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है तो बाकी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। सो दिस इन दिस सेंस दिस इज अ वेरी पावरफुल रिजल्ट। तो इसके दो हिस्से हैं, तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। सो पहले हमने इस चीज को प्रूव करना है कि ax + by is equal to C has a solution if and only if D divides C, where D is the GCD of these two numbers. कि अगर सोल्यूशन है तो ये चीज होगी और अगर ये चीज है तो सोल्यूशन होगा, ये इफ एंड ओनली इफ है। दिस मीन्स कि हमें दोनों चीजों को प्रूव करना पड़ेगा। इफ दिस इज ट्रू देन इट मस्ट बी ट्रू एंड इफ दिस इज ट्रू देन दिस मस्ट बी ट्रू। सो स्टार्ट करते हैं एक साइड से, यानी कि मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ax + by = C हैज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब कि दो वैल्यूज इंटीजर्स में से s और y बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट कि अगर आप उसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो दिस मीन्स as + b × t = c।
ये इसके अंदर से ट्रू होना चाहिए। अब डी आपने चूज किया हुआ है जो कि जीसीडी है ए और बी का। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इफ डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा है, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी अ कॉमन डिवाइजर। सो इफ इट इज अ कॉमन डिवाइजर, दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, ये दोनों को डिवाइड करेगा अगर ये कॉमन डिवाइजर है। अब एक नंबर इन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, डी फिक्स है और ए और बी दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि डी इन दो नंबर्स के हर लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। दैट इज डी मस्ट डिवाइड एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है इस इक्वेशन की, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ए के साथ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है प्लस बी के साथ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर वो हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है तो ये भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, डी इसको भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज डी शुड डिवाइड्स ए एस प्लस बी टी। लेकिन अगर आप x की जगह s रखा हो और y की जगह t रखा हो तो ये जो चीज बनती है ये एग्जैक्टली c के बराबर बनती है, क्योंकि मैंने इसको एज्यूम ये किया हुआ है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यूज जिनके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, और इन अदर वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो दिस मीन्स कि अगर d इसको डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू तो c के बराबर है। दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स c। तो ये एक साइड हमने इसका प्रूफ लिख दिया कि अगर आपके पास इस इक्वेशन का, इस डिफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है तो फिर जो जीसीडी होगा ए बी का वो यकीनी तौर पे सी को डिवाइड करेगा। अब हमने रिवर्स करना है कि अगर डी यानी कि जो जीसीडी है वो अगर सी को डिवाइड करता है जो कि राइट हैंड साइड का कोएफिशिएंट है तो फिर यकीनी तौर पे सोल्यूशन होगा। अब ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है कि सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस अगर आपने शो करनी है तो समहाउ आपको सोल्यूशन बना के दिखाना पड़ेगा कि अगर डी डिवाइड करा सी को तो सोल्यूशन क्या होगा। तो अब हम जो हमारा जो प्रूफ है दूसरे पार्ट का यानी कि रिवर्स का, वो समहाउ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। सो अब मेरे पास ये वाला हिस्सा मैं प्रूफ कर रहा हूं, और ये वाला हिस्सा क्या था, इफ डी डिवाइड सी वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स ए एंड बी, देन दिस शुड इम्प्लाई दैट ए एक्स plus by is equal to c as a solution in integers। तो ये मैंने प्रूफ करना है। देखिए अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सो हमारे पास ये गिवन है कि वी नो दैट d इज द जीसीडी। अगर d इनका जीसीडी है फिर इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जीसीडी की कि जीसीडी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास d को a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए दो नंबर जरूर एग्जिस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वो निकालेंगे आप कैसे। तो अब अगर आप थोड़ा सा अभी जो मैंने रिव्यू किया है लेक्चर 3 के अंदर उसको देखें तो मैंने भी बताया कि आपके पास जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट कर देगा, और जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो आपको वो दो इंटीजर्स भी निकाल देगा जिससे आप अपने जीसीडी को जो दो गिवन नंबर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जीसीडी गिवन है तो आप अप्लाई करके एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम वो दो नंबर्स निकाल सकते हैं सच दैट के डी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। सो देन बाय यूजिंग extended Euclidean algorithm we can find two integers, उनका कोई भी नाम रख लेते हैं से f and e,
such that D can be written as the linear combination of A and B. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं that is D is equal to A into F plus B into E. ये दो हमारे पास यकीनी तौर पे दो एलिमेंट्स निकल आएंगे. अब हमने इस जो आपके पास इक्वेशन थी उसका सलूशन बनाना था. ये हमने इक्वेशन सीधी करके लिख ली और अब हम अपनी इस अजम्पशन को भी यूज करते हैं. अभी तक जितना कुछ मैंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ जीसीडी की प्रॉपर्टी थी. अब मोर ओवर एक एक्स्ट्रा चीज भी गिवन है, यानी कि D डिवाइड करता है C को. ये गिवन है मेरे पास. इफ D डिवाइड C दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, उसका कोई भी नाम रख लेते हैं K, सच दैट C इज इक्वल टू D इंटू K. ओके, ये इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा और K किधर पड़ा होगा, Z के अंदर, यानी कि एक इंटीजर है. अब जिस इंटीजर के लिए भी D C को डिवाइड कर रहा है मैं उसको पकड़ लेता हूं और इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं. मल्टीप्लाई K विथ द अबव लीनियर कॉम्बिनेशन. तो ये मेरे पास K मल्टीप्लाई होके आ जाएगा AF प्लस BE इंटू K इज इक्वल टू DK. और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं A और B को अलग रखना चाहता हूं और K को बाकी इकट्ठा कर देता हूं. तो A इंटू ये K इधर जाके F के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो अंदर आ जाएगा FK प्लस B इंटू EK इज इक्वल टू DK. अब जरा इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है. DK किसके बराबर था? अगर D C को डिवाइड कर रहा है K के लिए तो इसका मतलब है कि D का जो मल्टीपल C के बराबर होगा वो D इंटू K होगा. इसका मतलब है कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड लिखी हुई है इट इज एग्जैक्टली C. ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास और ये आपके पास बाकी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको बाद में देखते हैं क्या है. पहले ये लिखते हैं AF K प्लस B E K इज इक्वल टू C. यानी कि A इंटू समथिंग प्लस B इंटू समथिंग इज इक्वल टू C. अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये जो हमने पास F और K हैं ये क्या थे. F और K देखते हैं. F और K यूक्लिडियन एल्गोरिथम की वजह से दो इंटीजर्स निकले थे. सो दिस मींस F इज एन इंटीजर, E इज एन इंटीजर. K डिविजिबिलिटी की वजह से एक इंटीजर निकला था. ओके, सो इन तीनों के बारे में पता है कि इंटीजर्स हैं. F भी इंटीजर है, K भी इंटीजर है, E भी इंटीजर है, K भी इंटीजर है. सो अगर F एक इंटीजर है, K एक इंटीजर है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर होगी. और E और K अगर सेपरेटली दो इंटीजर्स हैं देयर मल्टीप्लिकेशन शुड बी आल्सो एन इंटीजर. सो दिस मींस दैट FK इज एन इंटीजर एंड EK इज एन इंटीजर. ओके, अब मैं दोबारा वही वाली इक्वेशन अपनी लिखता हूँ. AX प्लस BY इज इक्वल टू C. और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप X की जगह FK रख दें और Y की जगह EK रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी. दिस मीन्स कि FK एंड EK इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. यानी कि आपने जो एजम्पशन अपनी मानी थी ये वाली, अगर आप इसको मान के चलें, इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करें और इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करें डिविजिबिलिटी की और GCD की, तो आपने एक सोल्यूशन बना लिया जो कि इस इक्वेशन का होगा. और वो किधर से पड़ा होगा? इंटीजर्स में पड़ा होगा, क्योंकि FK भी एक इंटीजर है और EK भी इंटीजर है. तो आपके पास डिफरेंट टाइम इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा. तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया. इसका मतलब है ये इफ एंड ओनली इफ है. अगर D डिवाइड करता C को तो यकीनी तौर पे आपके पास डिफरेंट टाइम इक्वेशन का एक सोल्यूशन इंटीजर्स में पड़ा होगा. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या क्लेम कर रहा है, तो एक दफा दोबारा रिविजिट करते हैं उसे. सेकंड पार्ट ये क्लेम कर रहा है कि अगर आपके पास X स्टैटिक और Y स्टैटिक कोई दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, किसी भी तरीके से आपने बना लिए, जिस तरह मैंने सेकंड पार्ट में भी एक सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया है,
उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो कंस्ट्रक्टिव थे। अगर आपके पास ए भी गिवन होगा तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा के वो दो एलिमेंट्स आ जाएंगे एफ और ई, और अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो आपके पास डी था वो सी को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसकी वजह से डिवाइड कर रहा है। तो तीनों क्वांटिटीज का अगर पता लग गया तो आप सोल्यूशन फौरन लिख देंगे, उसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ को एफ के साथ भी और ई के साथ भी, तो जो भी आपके पास दो इंटीजर्स आएंगे आप क्लेम कर देंगे कि ये सोल्यूशन है। तो दिस मीन्स कि आपने कंस्ट्रक्ट किया सोल्यूशन। अब ये कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स आ जाते हैं किसी भी तरीके से, आपने कंस्ट्रक्ट किए या आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से गेस करते हुए पता लग गया कि ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो कहता है उसकी बेस के ऊपर मैं बहुत सारे सोल्यूशंस बना सकता हूँ और वो सोल्यूशंस ये वाले होंगे। तो अब देखते हैं कि वो हम इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्टैटिक एंड वाई स्टैटिक आर एनी particular solution of ax plus by is equal to c। कोई एक खास सोल्यूशन है। इसका मतलब ये होगा सिंपली कि अगर आप x की जगह x स्टैटिक रखते हैं और y की जगह y स्टैटिक रखते हैं तो आंसर c आएगा। ये x स्टैटिक और y स्टैटिक इंटीजर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने जनरल सोल्यूशन से इसका रिलेशन निकालना है, तो नाउ कंसीडर x एंड y बी जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ax प्लस बी वाई भी c के बराबर होगी, और x y इस केस में मैं सोच रहा हूँ कि ये भी कोई और सोल्यूशन होंगे। बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिट मैनी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको कोई नाम नहीं दे रहा, इनको सिर्फ सिंपली कह रहा हूँ एक्स और वाई, कोई भी इसकी आप वैल्यू लगा सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर ये इसके जनरल सॉल्यूशंस हैं तो इसको भी सी के बराबर आना चाहिए, और अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसको भी सी के बराबर आना चाहिए। अगर आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस पकड़े हुए हैं, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो अगर वो सॉल्यूशन है तो वो आएगी राइट हैंड साइड के बराबर ही। तो इसका मतलब है कि ये भी सी के बराबर होगा, ये भी सी के बराबर होगा। सी को तो सी के साथ इक्वेट किया जा सकता है, तो एक साइड पे सी की ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, दूसरी साइड पे सी की दूसरी वैल्यू लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास, इसको देखे मैं ये लिख सकता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर होना चाहिए ए एक्स स्टैटिक प्लस बी वाई स्टैटिक। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि मैं ए की टर्म्स को एक साइड पे कर लेता हूँ और बी की टर्म्स को एक साइड पे। सो इस साइड पे ए एक्स माइनस ए एक्स स्टैटिक आ गया, और दूसरी साइड पे आपके पास पकड़ा हुआ है बी वाई स्टैटिक माइनस बी वाई। इधर से आप कॉमन निकाल लेते हैं ए इंटू एक्स माइनस एक्स स्टैटिक, ये आपके पास टर्म आ गई। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो अपने डी नाम रखा हुआ है वो जीसीडी का रखा हुआ है। सो डी वाज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अगर डी जो है वो जीसीडी है तो इस दोनों इक्वेशंस को आप डी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डी जीसीडी है ए और बी का तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए बाय डी अगर आप लिखेंगे तो वो एक इंटीजर होगा और बी बाय डी भी एक इंटीजर होगा। तो मैं इस सारे को डिवाइड करता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ डी के साथ। अब ये फर्दर किसके बराबर आ गया, मैं इस डी को, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैं डी को किसी ए के साथ फैक्टर बना सकता हूँ। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ए बाय डी का फैक्टर बन गया, और साथ आगे आ गया एक्स माइनस एक्स स्टैटिक, और इधर मैं बी बाय डी का बना लेता हूँ फैक्टर, और बाकी आ गया वाई स्टैटिक माइनस। इधर आपके पास एक नंबर है, ये वाला नंबर, उसके साथ ये आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये साइड आ रही है। अब मैं इसके ऊपर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करना चाहता हूं। x मैंने लिया था कोई एक सोल्यूशन, अगर ये डिफरेंट आइन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इंटीजर होगा। x स्टैटिक भी इसी डिफरेंट आइन इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसको भी इंटीजर होना चाहिए। दो इंटीजर्स आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज अगेन एन इंटीजर। सो दिस मीन्स के a बाई डी भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और इस पूरी को मैं एक नंबर कंसिडर कर लेता हूँ जो कि बेसिकली दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है।
सो वन नंबर इंटू अनदर नंबर इज दिस नंबर, दिस मीन्स कि ये वाला नंबर जो है ये इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सिंपली इसका मल्टीपल लिखा हुआ है, दिस इंटू समथिंग इज दिस, तो दिस मीन्स कि ये जो आपके पास क्वांटिटी लिखी हुई है ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगी। मैं इससे लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज a by d should divides this whole quantity b by d into y steric minus y। अब मैं इसके अंदर जो GCD डिवाइड किया था वो देखते हैं कि उसका क्या फायदा हुआ। अगर हमने एक रिजल्ट किया था कि इफ d is the GCD of a and b, then ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है अगर आप इसमें से इसको निकाल देंगे तो जो बाकी दो नंबर्स बचेंगे उनका GCD क्या होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट फैक्टर था दोनों के अंदर जो कॉमन आ सकता था, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन आ सकता था वो आपने दोनों में से निकाल दिया, यानी कि उसके साथ डिवाइड कर दिया। अब जो बाकी बचा है उसमें से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर उसमें से कुछ कॉमन होता तो वो D जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन नहीं हो सकता था, फिर उसे उसको भी शामिल करना था जो वो बाकी बच रहा है। दिस मीन्स कि अगर आपने ग्रेटेस्ट उसमें से निकाल दी है तो बाकी उसमें से कुछ कॉमन नहीं बचा, दिस मीन्स कि उनका GCD 1 है। इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी का a by d का और b by d का जो GCD है वो 1 है। अब मैं एक छोटा सा रिजल्ट इधर जो हमने पहले प्रूव किया उसको दोबारा यूज करता हूँ। रिजल्ट ये था कि अगर a डिवाइड करता है b और c की, यानी कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट को, और हमें ये भी पता लग जाए कि वो इनमें से किसी एक के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो वो यकीनन दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट है कि कोई एक नंबर है वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, उनमें से किसी एक के साथ उसका GCD 1 हो गया, यानी रिलेटिवली प्राइम हो गया, तो यकीनन फिर वो दूसरे को करेगा। तो इधर वो नंबर ये पहला नंबर है और ये इन दो की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसमें से ये पहले के साथ रिलेटिवली प्राइम हो गया, इसका और इसका GCD 1 है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो दिस मीन्स कि इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये इसको डिवाइड कर दे, जो इस साइड पे क्वांटिटी लिखी हुई है। दिस इम्प्लाइज a by d should divide y steric minus y। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, इसका नाम t रख लेते हैं, सच दैट y steric minus y should be equal to a by d into t। ऐसा जरूर होगा अगर ये डिविजिबिलिटी हो रही है। इसका मतलब ये होगा इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं, बाकी को इस साइड पे ले आएं। दिस इम्प्लाइज y शुड बी इक्वल टू y स्टेरिक माइनस a by d इंटू t जो है वो इंटीजर्स में से था। तो अगर आपने t इंटीजर्स में से कोई चीज लगाई हो तो स्टेप बाय स्टेप पहले चले जाएं तो ये आपके पास चीज ट्रू होगी। ये y की वैल्यू इसके अंदर से आ गई। अब मैं अगर इसी इक्वेशन के ऊपर वापस चला जाऊं तो जिस तरीके से a by d इस पूरी साइड को डिवाइड करके मैंने ये नतीजा निकाला, इस तरीके से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि b by d भी एक इंटीजर है और b by t किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है। दिस मीन्स के दिस होल लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ b by d। दिस मीन्स b by d डिवाइड्स दिस नंबर। तो उससे अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स सी देखें कैसे आती है। तो जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज a by d इंटू समथिंग प्लस b by d इंटू समथिंग। इस साइड के ऊपर आपके पास x माइनस एक्स स्टेरिक है, इस साइड के ऊपर आपके पास y स्टेरिक माइनस y है। तो जो हमने रीजनिंग यूज की a by d को इसकी डिविजिबिलिटी के लिए, वही मैं डिवाइड करूं तो b by d एक इंटीजर है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय b by d इज दिस होल साइड। दिस इंप्लाइज b by d शुड डिवाइड a by d इंटू एक्स माइनस एक्स स्टेरिक। फिर वही वाली रीजनिंग कि b by d और a by d आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है यकीनी तौर पे ये b by d इस नंबर को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज b by d शुड डिवाइड्स x माइनस एक्स स्टेरिक। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट इंटीजर t बिलोंग्स टू z सच दैट मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस एक्स स्टेरिक इज इक्वल टू b by d इंटू टी। और मैं अगर इसको सीधा करके लिख लूँ तो x इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक प्लस b by d इंटू टी। और जब हमने लास्ट रिजल्ट निकाला था वो हमारे पास था
y इज इक्वल टू y स्टैटिक माइनस a बाई डी इंटू टी। तो ये हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। फर्दर सॉल्यूशंस t की वैल्यू के लिए, सो x स्टैटिक और y स्टैटिक हमारे पास एक सॉल्यूशन था इक्वेशन का। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर ये सॉल्यूशन हो तो आप t की वैल्यूज लगाते जाएं, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, ये भी सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये कंक्लूड करता है रिजल्ट को। अभी हम देखते हैं कि हम इसके साथ, इस रिजल्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सो फिर एक दफ़ा रिविजिट करते हैं। हमारा जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो उसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। आप उन a और b जो नंबर्स गिवन है इंटीजर्स, उनका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन के राइट साइड पे c लिखा हुआ है, उसके साथ देखेंगे डिविजिबिलिटी क्या कहती है। अगर डिवाइड कर रहा होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ये है कि सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो उसका जवाब भी इसके प्रूफ में है। अभी जो सेकंड पार्ट मैंने की है प्रूफ का, उसके अंदर मैंने उसका सॉल्यूशन एफ ई की फॉर्म के अंदर कंस्ट्रक्ट किया है, एफ इंटू के एंड ई इंटू के। वो भी हम एग्जाम्पल में देखते हैं हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फिर जो इसका लास्ट पार्ट था थ्योरम का, वो ये था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन आ जाए तो बहुत सारे बाकी सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं, वो भी एक एग्जाम्पल में देखते हैं। सो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, वही वाली जो हमने अभी ली थी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो मेरे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। a की वैल्यू 3 गिवन है, b की वैल्यू 7 गिवन है। 3 और 7 का जो जीसीडी है दैट इज 1, बिकॉज 1 डिवाइड्स 10, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है इसलिए 10 को भी डिवाइड करेगा। दिस मीन्स के 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 हैज अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। और मैंने अभी गेस किया कि वो सॉल्यूशन 1 और y इज इक्वल टू 1 ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 इज आल्सो 10। सो ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हर दफ़ा हम गेस तो नहीं कर सकते, हमारे पास एक प्रॉपर एल्गोरिथम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसकी मदद से हम एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकें। सो लेट्स सी कि उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा कंसिडर करता हूँ और अब इसका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि गेस करने की। सो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। पहली चीज मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इन जनरल है कि क्योंकि दो नंबर्स का जीसीडी 10 को डिवाइड कर रहा था इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन का तरीका करके अगर मैं एक दफा उसको सिर्फ रिविजिट करूं, तो पहले मैंने d को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा f और e के, और फिर मैंने देखा कि d c को भी डिवाइड कर रहा है, तो c को लिख लूं d इंटू के, इस k के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट इज के डी इंटू ए इंटू एफ के प्लस बी इंटू ई के, और ये सी जी बन जाएगा तो इधर आ जाएगा a इंटू एफ के प्लस बी इंटू ई के, और मैं क्लेम कर दूंगा कि ये जो दो मैंने नंबर्स निकाले हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपने सॉल्यूशन इसका कह दिया फर्स्ट कि d जो है वो 3 और 7 का जीसीडी है, इसलिए उसका आंसर 1 है। 3 और 7 का जो जीसीडी है दैट इज 1। अब आप एक स्टैंडर्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करें और देखें कि 1 को कैसे 3 और 7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या था, आपने 7 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड करना शुरू कर दिया, 3 2 6, आंसर इज 1। तो सबसे पहला स्टेप 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। पहले स्टेप के ऊपर ही अगले नेक्स्ट स्टेप अगर आप करना चाहें तो आपके पास जो नंबर्स मूव होंगे, पहले मैं दोबारा से याद आपको करवाता चलता हूं कि मेरे पास एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता था। n7 था और n3 था। मैं इसके लिए डिविजिबिलिटी करूंगा, इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा, इनका रिमाइंडर आया 1, ये शिफ्ट हो जाएंगे। अब m की वैल्यू 3 आ जाएगी
और n की वैल्यू जो भी रिमाइंडर आया होगा वो आ जाएगी। तो रिमाइंडर 1 आया था तो ये आ गई। अब डिविजिबिलिटी नेक्स्ट होगी, 3 अंदर रखा, 1 से डिवाइड किया, 1 3 are 3 एंड आंसर इज इन दिस टाइम 0। अब जब 0 आ जाएगा तो मैं फर्दर नहीं चलूंगा और क्लेम करूंगा कि जो लास्ट नंबर था वो ही जीसीडी था। सो 1 इज जीसीडी। अब मेरे पास फर्दर लिखने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं लिखूंगा तो डिविजिबिलिटी हो जाएगी, रिमाइंडर नहीं लिखा जाएगा। यानी कि आपने लिखा 3 और 1 को रख लिया, 1 3 are 3 प्लस 0। तो ये स्टेप मेरे काम का नहीं है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, मैं उसे पहले तक रुकूंगा। सो ये जीसीडी आ गया। अब मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी थी कि मैं इस 1 को उन दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाऊं। ऊपर इक्वेशन ही कोई नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है। तो दिस मीन्स के 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2। और अगर मैं प्रॉपरली इसको a यानी कि a मेरे पास 7 है और b 3 है उसकी फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा 7 इंटू 1, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था और 3 को वैसे लिख देता हूँ और इस माइनस को उठा के 2 के साथ ले जाता हूँ। तो अब मैंने जो जीसीडी था d उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया 7 के और 3 के। यानी कि मेरे पास अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ ऊपर वाली इक्वेशन के साथ तो मेरे पास d की वैल्यू है 1, a और b 7 और 3 थे तो मैंने f और e ये कैलकुलेट किए। f इज 1 एंड e इज -2। नेक्स्ट कि d जो है वो c को डिवाइड कर रहा है। d मेरे पास 1 है, c 10 है, तो k क्या आएगा? सो इसको भी साथ देख लेते हैं। अगर 1 डिवाइड करता है 10 को तो 10 को मैं किस तरह लिखूंगा? 1 इंटू वट? 1 इंटू 10। तो ये मेरे पास k की वैल्यू है। मैं इस k के साथ इस दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 10 1 के साथ आया तो 10 आ गया, इधर आया तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 7 इंटू 10 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -20। सो मैंने 10 को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। तो अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ इस फॉर्म के अंदर तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू -20 प्लस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। यानी कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 का सोल्यूशन है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि x -20 और y इज इक्वल टू 10। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। सो दिस इज -60 एंड दिस इज 70। सो आंसर इज 10। दिस मीन्स कि जो मैंने सोल्यूशन निकाला है ये ट्रू निकाला है। अब मुझे इसके लिए कोई चीज़ गेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास हर चीज़ कंस्ट्रक्टिव है। मैं f और k एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से निकाल सकता हूँ और फिर जब एक दफ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लूंगा और जो बाकी चीज़ अंदर लिखी होगी a और b के साथ वही एग्जैक्टली सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट ये है कि जो हमने पहला सोल्यूशन निकाला था वो तो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। तो अब बाकी सारे सोल्यूशंस का रिलेशन क्या है आपस के अंदर, ये थ्योरम का सेकंड जो हमारा पोर्शन था, जो लास्ट पोर्शन था, वो डिटरमिन करता है। सो लेट्स सी, एक दफ़ा दोबारा उसे लिखते हैं और देखते हैं। थ्योरम ने क्लेम ये किया था कि अगर x स्टैटिक और y स्टैटिक कोई भी दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं आपकी इक्वेशन के तो बाकी सॉल्यूशंस भी आप लिख सकते हैं। उसने कहा बाकी सॉल्यूशंस होंगे x स्टैटिक प्लस b बाई डी इंटू टी एंड y इज इक्वल टू y स्टैटिक माइनस a बाई डी इंटू टी। सो ये हमने अभी लास्ट में ये सॉल्यूशंस निकाले थे। तो अब हमने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का निकाला, अभी लास्ट में जो कंस्ट्रक्ट किया x स्टैटिक इज इक्वल टू -20 एंड y स्टैटिक इज इक्वल टू 10। ये इसका एक सॉल्यूशन है। आप थ्योरम को अगर अप्लाई करें तो कहता है कि इसके बाकी सॉल्यूशंस भी निकाले जा सकते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। सो मैं एक दफ़ा इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू 7 थी और c की वैल्यू 10 थी। तो ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। सो एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। a इज 3, b इज इक्वल टू 7, c is equal to 10 and the GCD of these two numbers a and b of 3 and 7 is
1। तो सारी क्वांटिटीज हमारे पास लिखी हुई हैं। अब मैं इसके अंदर सिर्फ इनकी वैल्यूज जो है वो फिल इन करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज x is equal to x direct minus 20 plus b is 7 over GCD is 1 into t, ये x की वैल्यू है। y की करता हूँ, y direct is 10 minus a is 3, GCD is 1 and t। इनको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो x is equal to minus 20 plus 70 and y is equal to 10 minus 3t। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि आप t की जो सी मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये आपको एक सोल्यूशन देगा। से अभी देखते हैं, एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। लेट t इज इक्वल टू 3। अगर मैं t3 पुट करूँ तो सोल्यूशन क्या बनता है, ये पहले चेक करते हैं कि x और y की वैल्यूज क्या बनती हैं। सो फॉर t3 x इज इक्वल टू -20 plus 7 into 3 and y is equal to 10 minus 3 into 3. So x is equal to minus 20 plus 21 and y is equal to 10 minus 9. So x is equal to 1 and y is equal to 1. तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन कैसे निकला, इस सोल्यूशन की बेस के ऊपर, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज जो मैंने बनाई हैं ये अपने प्रीवियस सोल्यूशन की बेस पे बनाई है। और 1 1 आपको पता है कि ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन है। 3 into 1 plus 7 into 1 is 10, तो इसका सोल्यूशन होगा। t की कोई और रैंडमली वैल्यू लगाते हैं, से मैं t की वैल्यू लगाता हूँ 2 लगा देता हूँ, सोल्यूशन क्या बनेगा, -20 plus 7 into 2 and y is equal to 10 minus 3 into 2. So these two numbers are -20 plus 14, so it's -6, and y is 10 minus 3 2s are 6, so it is 4. अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि -6 और 4 भी इसका सोल्यूशन होगा। लेट्स चेक। लेफ्ट हैंड साइड में -6 पुट कर दिया प्लस 7 into 4 पुट कर दिया, क्या आएगा, -18 प्लस 28, आंसर इज 10। दिस मीन्स कि ये भी सोल्यूशन। तो अब t की जोन सी मर्जी वैल्यूज लगाते जाएं, अगर एक सोल्यूशन मिल गया है तो वो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस को जनरेट कर देगा, क्योंकि सोल्यूशन हर नया कैसे बनेगा, t के ऊपर। और t कितने हैं, t के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। t इंटीजर्स में आप जहाँ मर्जी ले लें, तो जो भी आप डिफरेंट t लेते रहेंगे आपके पास सोल्यूशन आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका है एक इक्वेशन पकड़ के उसका सोल्यूशन निकालने का और फिर देखने के कि बाकी सारे सोल्यूशंस किस तरह के होंगे। सो अब हम दोबारा से इसको रिफॉर्मुलेट करते हैं सारी प्रॉब्लम को। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मैं एक डिफरेंट इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहता हूँ उसी मेथड से। हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिसमें a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू इज 210 एंड d इज अ GCD ऑफ 7 and 15। जब भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं अपेरेंटली नजर आ रहा है कि 15 इज 3 into 5 and 7 इज प्राइम नंबर, तो इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं हो सकता। सो इट इज 1। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। निकालने के लिए फिर वही तरीका कि स्टैंडर्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करें। m की वैल्यू पहले आपके पास आएगी 15 और ये 7 2s are 14, आंसर इज 1। तो फर्स्ट स्टेप आ गया, 15 इज इक्वल टू 7 into 2 plus 1। और नेक्स्ट आपके पास क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो आया है तो इधर आपके पास 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। 1 7 is 7 plus 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। तो 1 is equal to 15 minus 7 into 2। तो अब प्रॉपरली मुझे a यानी कि 15 और b यानी कि 7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, तो मैंने इस तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। 15 into 1 माइनस को प्लस कर लेते हैं 7 into -2। तो अब मैंने 15 into समथिंग प्लस 7 into समथिंग 1 लिख के दिखा दिया। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, इस सारी इक्वेशन को 210 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 210 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 15 और डिवीजन जो मल्टीप्लीकेशन है वो अंदर कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई होकर 210 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 into 210, so it is -420. So this equation now will become 15 into 210
प्लस 7 इंटू माइनस 420 इज इक्वल टू 220। और अगर आप कंपेयर करें इसको जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है तो ये एग्जैक्टली 15 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 210 लिखा हुआ। दिस मीन्स कि आपने एक सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लिया इसका। अब इसके बाकी सॉल्यूशंस कैसे होंगे? सिंपली आपके पास फार्मूला गिवन है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, एक्स स्टैटिक प्लस बी बाई डी इंटू टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई स्टैटिक माइनस ए बाई डी इंटू टी। सो एक्स स्टैटिक आपने एक सोल्यूशन इसका निकाला है 210 एंड माइनस 420। सो मैं एक दफा इसको एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ कि एक्स स्टैटिक आपने निकाला है सोल्यूशन 210 और वाई स्टैटिक निकाला है माइनस 420। तो इधर 210 प्लस b, in this case b is 7, so 7 by d is 1, so it is 7t, and y is equal to minus 420 minus a is 15, d is again 1, 15 by 1 is again 15 and t। तो ये जनरल फॉर्म आ गई सोल्यूशन की। आप t की कौन सी मर्जी वैल्यू रखेंगे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक वैल्यू रख के देखते हैं, से अपरेंटली नजर आ रहा है कि 7 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट t इज इक्वल टू माइनस 30, तो x क्या बनेगा 210 प्लस 7 इंटू माइनस 30 एंड y इज इक्वल टू माइनस 420 minus 15 into minus 30. So 210 minus 210, 7 into 30 is 210, it is 0, and y is minus 420 plus 450, so answer is 30. तो अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि 0 और 30 भी इसका सोल्यूशन होगा। It is very obvious to see 15 into 0 plus 7 into 30 is what? It is 0 plus 210 which is again 210. So this means कि आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। तो दिस t की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन आते जाएंगे। सो इन दिस वे आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है किसी भी इक्वेशन को देखने का सोल्यूशन क्या है, और फिर अगर एक सोल्यूशन है तो बाकी सारे सोल्यूशंस क्या होंगे। नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये है, तो जो हमने अभी क्राइटेरिया डिटरमिन किया है डिफरेंट टाइम इक्वेशन के सॉल्यूशंस को देखने के लिए, उसके कुछ बड़े सिंपल से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा रिमार्क देखते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप इसका सोल्यूशन देखना चाह रहे थे, आपने फर्स्ट कैलकुलेट किया जीसीडी ए और बी का, और सिर्फ ये कंडीशन चेक की कि क्या डी सी को डिवाइड करता है या नहीं करता इस नंबर को। लेट्स सपोज कि आपके पास नंबर ऐसे गिवन है जिनका जीसीडी 1 आ रहा है, तो क्या ये कंडीशन ट्रिवियल नहीं हो जाएगी? आपने सी की जगह जौन सी मर्जी वैल्यू रखी हो, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। दिस मीन्स कि ये तो बड़ा पावरफुल रिजल्ट है कि आप इक्वेशन को देखते साथ बता सकते हैं कि ये हमेशा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं ए और बी की ऐसी चॉइस करता हूँ कि वो रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि द जीसीडी ऑफ दोस टू नंबर्स शुड बी 1। सो लेट्स चूज ए टू बी 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। I know that the GCD of these two numbers is 1. Let's construct a right hand side of the equation 2x plus 3y. इधर अपनी मर्जी से c लगा दें। Now I claim that this Diophantine equation has a solution for every integer c. सी की जौन सी मर्जी वैल्यू लगा दें, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी 1 रहेगा और 1 ने हर एक को डिवाइड करना है, तो हर सी के लिए इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। और काउंटर एग्जांपल्स के अंदर बड़ी सिंपल सी है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, कंसिडर कर लें आपके पास 7 आ गया। बजाय इसके कि आप गैस करने की कोशिश करें इसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, आप सिंपली 2 और 6 का जीसीडी कैलकुलेट किया, इट इज 2 2
डजंट डिवाइड 7, दिस मीन्स के इंटीजर्स के अंदर कोई ऐसे x और y एग्जिस्ट नहीं करते जिसकी वजह से इनका सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है जिसको आज हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास एक डिफरेंट टाइम इक्वेशन गिवन है तो आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली उसका सोल्यूशन निकालने की और फिर उस सोल्यूशन से बहुत सारे सोल्यूशन जनरेट करने की। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारा कंसर्न ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशंस को देखें। पॉजिटिव सोल्यूशंस का मुराद ये कि जिसको आपने सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर पहला नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने लास्ट इक्वेशन कंसिडर की है 15x + 7y = 210, इसके हमने एक पहला सोल्यूशन निकाला अपने एल्गोरिथम से। वो सोल्यूशन निकला x = 210 and y = -420। उसके बाद हमने एक और सोल्यूशन निकाला x = 0 and y = 30। ये दोनों सॉल्यूशंस जो हम कंसिडर करना चाह रहे हैं ये दोनों उस कैटेगरी में नहीं आते। सो हम किस तरह के सॉल्यूशंस कंसिडर करना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो यानी कि 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो। और अब हम करना क्या चाहते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर कि हम काउंट देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो पॉजिटिव रहेंगे। सो हम एक रिजल्ट पहले अप्लाई करके देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये आपके पास इसी तरीके से इक्वेशन गिवन है ax + by = c और क्लेम ये है इस थ्योरम का कि जितने t इंटीजर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं उतने ही एग्जैक्टली पॉजिटिव सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसे इन्फिनिट मैनी टी हैं तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। ऐसा कोई टी नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसे टी की तादाद 3 है तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव होंगे। सो इस इक्वेशन के लिए देखते हैं कि कितने हैं। एक मिनट के लिए सिर्फ अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 15 एंड b की वैल्यू है -7 और x स्टैटिक और y स्टैटिक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ। x स्टैटिक को मैं 0 रख लेता हूँ और y स्टैटिक को मैं 30 रख लेता हूँ। उसके बाद वैल्यूज पुट करता हूँ -0 by b which is 15 less than t is less than y static is 30 over a is 15. It is 0 because 0 anything which divides 0 results in 0 or 0 is a neutral number so negative sign doesn't matter. Into t is less than 2. 15 2s are 30. अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। t अगर 1 हो तो 1 is a greater integer than 0, strictly greater, and strictly less than 2. So there is only one value of t which is from the integers and which satisfies this inequality. So मैं क्लेम करूंगा कि इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने सब कुछ कैलकुलेट किया और ये आंसर आ रहा होता t is less than 5 से 1 मिनट के लिए इनइक्वालिटी बन जाती। इन दैट केस में क्या कहता है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे जो पॉजिटिव होंगे। मैं एग्जैक्टली t को काउंट करना शुरू कर देता कि t की कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, उनका काउंट जो है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो t की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है इनकी तादाद कितनी है इस सेट की तादाद है 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो दिस मीन्स के जिसकी भी ये इनइक्वालिटी बनी होती है उसके एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस होते हैं। सो नेक्स्ट हम इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है तो उसके पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इनइक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो लेट्स रिव्यू लेक्चर नंबर 4 के आज हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने डायफरेंटाइन इक्वेशंस कंसिडर की और फिर देखे कि उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और अगर एक सॉल्यूशन हो तो हम बाकी सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं। ये डिफरेंटाइन इक्वेशंस आ गई। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक डिफरेंटाइन इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमने यूज किया एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को।
और इसको यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल की, जैसे हमने उसका सोल्यूशन बना के दिखाया, और फिर एक सोल्यूशन जब आ जाएगा तो बहुत सारे सोल्यूशन बन जाएंगे। और नेक्स्ट ये भी हमने लास्ट आइडिया दिया है कि अगर आपके पास एक डिफरेंट लाइन इक्वेशन है तो उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, वो किधर पड़े हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसको विदाउट प्रूफ बताया है कि उसकी स्टेटमेंट क्या होगी। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरू करेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। इस लास्ट जो थ्योरम हमने लिखा था उसका कि डिफरेंट लाइन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।